अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप देख रहे हैं कीज़ कॉर्नर एजुकेशन चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो आज के लेक्चर में हम हीमाटोलॉजी का फ़र्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है ओवरऑल ब्लड। ब्लड में जो है हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा फ्लूइड है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। इन चारों को हम आज डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ हीमाटोलॉजी। अब हीमाटोलॉजी को देखते हैं कि हीमाटोलॉजी बेसिकली है क्या। हीमाटोलॉजी जो है ये मेडिसिन कंसर्न ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स को देखते हैं, लाइक बोन मैरो है, ब्लड की डिजीज़ देखते हैं, ठीक है। और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। प्लाज्मा फ्लूइड है, आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स को जैसा कि आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी से भी डिनोट करते हैं, आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स को करते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड को पीएफ से करते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्लड है। अब यहाँ पर जो है एक समरी की फॉर्म में आपको मैंने इनके फंक्शन शो किए हैं कि ये एक्चुअली में परफॉर्म क्या करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो कैरी करते हैं। मींस जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग्स तक जो है वो आरबीसीज़ की हेल्प से जाती है। आरबीसीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने होते हैं, उन्हें भी जो है वो आरबीसीज़ कैरी करते हैं। और प्लेटलेट्स का फंक्शन अगर हम देखें तो ये जो है, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल या इंटरनल लाइक इंजरी ही कह सकते हैं, कोई डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर जो है प्लेटलेट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो वहाँ पर जो है प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन करवाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और जो हमें इंजरी हुई होती है उसे क्योर आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो कि डिज़ीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी को ये डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। वो इन्फेक्शंस बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं या एनी अदर पैथोजन हो सकते हैं, जिसमें पैरासाइट्स भी आते हैं और फंगस वगैरह भी आती है। तो ये जो है डब्ल्यूबीसीज़ हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर का होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसमें जो हमारे अदर लाइक फ्लूइड टाइप्स कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फ्लूइड। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा फ्लूइड क्या होता है। प्लाज्मा फ्लूइड जो है ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड का 55% जो है ये पोर्शन होता है। टोटल ब्लड में जो प्लाज्मा फ्लूइड का वॉल्यूम होता है ना, वो 55% होता है। ये येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें जो है वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और प्लाज्मा जो है ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है और ट्रांसपोर्टिंग का प्रोसेस जो हो रहा होता है ब्लड सेल्स की ट्रांसपोर्टिंग का, उसमें जो है ये हेल्प करता है उसे मेंटेन करने में, ठीक है। जो हमारी बॉडी में हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है और ट्रांसपोर्टिंग का प्रोसेस होता है ना, उसे मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो जैसे ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा, नेक्स्ट प्लाज्मा के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वाटर। प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने देखा था 55% ब्लड में प्लाज्मा फ्लूइड होता है, इसी तरह प्लाज्मा फ्लूइड में 90% वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को करता है और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को करता है। अब 90% जो है वो वाटर है, बाकी जो 7 to 8% है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन आती है, ग्लोबुलिन आती है और फिब्रिनोजन आती है। एल्ब्यूमिन क्या करती है, ये हेल्प करती है मेंटेन करने में ऑस्मोटिक प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को। जो ग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज़ में लाइक ग्लोबुलिन इंक्लूड एंटीबॉडीज़, इसमें
हीमोग्लोबिलिन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्यून डिफेंस में, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट, या फिर कोई डिजीज़ वगैरह हो गई है तो उसके अगेंस्ट भी। फिब्रिनोजिन जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, कोई भी इंजरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये ब्लड में कोएगुलेशन करवाता है और क्लॉटिंग फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास जो है वो सोडियम प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा फ्लूइड्स में पोटाशियम प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ये सब जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये जो है हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसे भी मेंटेन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो है वो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है और बिलिरुबिन होता है। ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें इंसुलिन होता है, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल होता है, ठीक है, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उन्हें रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लड कंसंट्रेशन के हिसाब से जो है वो शो किया हुआ है। जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में। उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं वो 1% होते हैं और जो रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम है वो 45% होता है, ठीक है। मींस प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% उसका वॉल्यूम होता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ओनली 1% होते हैं जिसे हम बफी कोट भी कहते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, मींस प्लाज्मा हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प आउट करता है, किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। प्लाज्मा जो है ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए, यूरिया, क्रिएटिनिन और बिलिरुबिन, इन सब चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है, सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान। मतलब सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की और वेस्ट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सेकंड जो इसका रोल है वो है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में जो है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पीएच को मेंटेन करता है और फ्लूइड बैलेंस रखता है। मींस के जो वाटर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उसे उतनी मेंटेन करके रखता है, ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। और जो फ्लूइड की डिफरेंट एसिड बेस का लेवल होता है उसे भी मेंटेन रखता है, वो भी ना ज़्यादा होने देता है, एसिडिक होने देता है, ना ज़्यादा बेसिक होने देता है। नेक्स्ट जो है ये क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं कुछ, स्पेशली फिब्रिनोजिन होती है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है, ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजिन, ठीक है, जो कि ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जो है इम्यून सिस्टम आ जाता है। इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं, या पैथोजेंस जो फॉरेन एंटीजन्स होती हैं उनके अगेंस्ट बनती हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और डिफरेंट और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, कोई वायरस एंटर हो गया है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करेगी। वो जो है वो 2 तरह की इम्यूनिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट साइड पे जो है हमारा कॉन्सेप्ट चले जाता है, हम हीमाटोलॉजी में जस्ट बेसिक ही डिस्कस करेंगे। हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करती है, हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और डिफरेंट जो इम्यूनिटी प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिव होंगी, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बननी होंगी पैथोजन के अगेंस्ट वो बनेंगी और उस पर प्रॉपर एक्ट करेंगी और हमारी बॉडी को जो है वो फॉरेन एंटीजन से बचा के रखेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा की एबनॉर्मेलिटीज़ और डिसऑर्डर्स। अब प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, प्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ज़्यादा कम होने से भी हमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास आती है डिजीज़ या डिसऑर्डर कह सकते हैं हम, इसमें हाइपर प्रोटीनीमिया है। हाइपर प्रोटीनीमिया में क्या होता है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में जो है वो एलिवेट प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, मतलब प्लाज्मा का
लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपर है ना, तो मीन्स के इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर वर्ड हाइपो यूज़ हुआ होगा तो मीन्स के डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस भी हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, और प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसियस हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और जो प्लाज्मा सेल की शेप होती है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, हाइपोप्रोटीनीमिया में जो होता है वो प्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, और इसकी वजह से जो है हमें लिवर डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, और माल न्यूट्रिशन हो सकता है। जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है, इसमें हमारे पास बिलीरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स हाइपर है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो बिलीरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है प्लाज्मा फ्लूइड में, जिसकी वजह से हमें लिवर डिजीज़ हो सकती हैं और हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आरबीसीज़ हैं। आरबीसीज़ जो हैं वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आरबीसीज़ जो हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं। ठीक है, बाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं, मीन्स के कॉर्नर से जो है वो थोड़े थिक होते हैं और मिड से जो है वो थोड़े थिन होते हैं, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा मैक्सिमाइज़ होता है गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज के लिए इनकी सरफेस जो है वो थोड़ी मैक्सिमाइज़ होती है, और ये जो है फ्लेक्सिबल होते हैं और ये नेविगेट करते हैं स्मॉल कैपिलरीज़ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये मेच्योर आरबीसीज़ होते हैं, मेच्योर आरबीसीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ये अलाउ करते हैं ज़्यादा स्पेस, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए, कि ये अपने अंदर हीमोग्लोबिन के लिए जो है वो ज़्यादा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो है ये जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, लंग्स में जाती है, वहाँ से रिलीज़ होती है टिश्यूज़ में। ठीक है, जहाँ पर और वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होती है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है एरिथ्रोसाइट्स का। ठीक है, ये देखें, लाइक टॉप व्यू भी दिखाया गया कि जो साइड्स हैं ये थोड़ी थिक हैं और मिड से थोड़ा सा थिन है, साइड थिक्स हैं, और ये ऐसे है, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होती है।